सो हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम आपका इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लर्निंग। तो देखिए, आज जो सीरीज हम लोग की चल रही है जिसमें हम लोग 2026 के जो है पीवाईक्यू कर रहे हैं चैप्टर वाइज, उसमें आज हम लोग जो है रोटेशन चैप्टर के पीवाईक्यू देखेंगे। अब रोटेशन चैप्टर जो है वो जनरली हम लोग की कहने का तरीका होता है कि ये थोड़ा टफ चैप्टर है, और ये थोड़ा टफ भी है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको हर वक्त लिखते वक्त, उसको सॉल्व करते वक्त हमेशा अवेयर रहना पड़ता है। थोड़ी सी भी अगर आपने उसमें अवेयरनेस नहीं दिखाई है, थोड़ा सा भी आप कैजुअल हो गए, तो ये सवाल की गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो देखिए, आज मेरी जो अप्रोच है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, आप उस अप्रोच को ध्यान से देखिएगा। जहां जहां हम आपसे बीच में कहे कि इस ये चीज आप पहले निकाल के देखिए, वहां पे पॉज करके आप उतना हिस्सा जरूर पहले फाइंड करने की कोशिश करिएगा। उसके क्या प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, सारी चीजें हम एक एक क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। कौन सा क्वेश्चन में किस जगह पर आप प्रॉब्लम आ सकती थी आपको, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आपने यहाँ गलती करी होगी, इसको इस तरह से अप्रोच करना है और क्यों करना है, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो ये आज का वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से उनके लिए जो रोटेशन को जो है फोबिया बना के चलते हैं कि रोटेशन बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है। आप बस मेरे साथ थोड़ा सा सिंक होने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको सारी चीजें समझ में भी आ रही हैं। और जो बाकी के क्वेश्चंस, जो और दूसरे साल के क्वेश्चंस हैं, जब आप उनको करेंगे तो आपको लगेगा कि आपसे काफी क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये फोबिया आपका थोड़ा दूर हो जाएगा। जैसे हम कह रहे हैं वैसे वैसे मेरी बात को फॉलो करिए, वीडियो को स्किप मत करिए। तो बच्चों, देखते हैं अपना ये पहला सवाल रोटेशन का। तो पहले क्वेश्चन बहुत देखिए ध्यान से पढ़िए, हम आपसे बार बार कह रहे हैं, जैसा कह रहे हैं वैसे करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अ पुली ऑफ मास m इज मेड यूजिंग अ थिन रिम। तो देखिए, पहली बात तो ये पुली है। जनरली हम लोग सोचते हैं कि पुली हमेशा डिस्क की तरह होती है, तो ऐसा नहीं, इन्होंने पहले ही कह रखा है ये रिम है। तो अब देखिए, ये रिम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये कि रिम क्या होता है, रिंग की तरह ट्रीट होता है, ठीक है ना, इसको हम लोग रिंग की तरह ट्रीट करते हैं। एंड द टू रॉड ऑफ लेंथ इक्वल डायमीटर ऑफ द रिम। और दो रॉड है, एक रॉड हमारे पास बच्चों ये लगी होगी और एक रॉड ये है, ये दो हमारे पास अलग अलग रॉड है जो रिम के डायमीटर के बराबर है। द रिम एंड द ईच रॉड हैविंग द मास m। कौन सा मास, कैपिटल M। और कैपिटल M देखिए कौन सा है, ये वाला कैपिटल M, इसी मास के बराबर इस रिम का मास भी है और ये दोनों रॉड का मास भी mm है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, ये इंफॉर्मेशन जो दी है उसको अगर आपने ठीक से गैदर नहीं करा, समझा नहीं, तो फिर ये आप यहाँ गड़बड़ कर सकते थे। बता रहे हैं हम आपको कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स आपसे होती हैं। द टू ब्लॉक ऑफ मास m एंड स्मॉल m, तो एक ये बड़ा m है और एक ये छोटा m है, आर अटैच टू द टू एंड्स ऑफ द लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर द पुली। और इस तरह से लिखा हो द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस, आपको बताना है कि इनका एक्सेलरेशन कितना है, आपको ये बात देखिए बच्चों बताना है। तो एक कंफ्यूजन तो जो हमने आपको बताया है कि पुली के केस में होता है, वो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। दूसरा कंफ्यूजन होता है ये स्मॉल एम और कैपिटल एम, जब आप लिखते हो तो कई बार स्मॉल एम को भी आप कैपिटल एम की तरह ही लिख देते हो, फिर बाद में जाके लगता है ये सारे एम तो हट गए या कुछ हो गया। तो आप पहले से, अगर आप इस तरह का आपको लिखने की आदत नहीं है स्मॉल और कैपिटल, तो आप पहले से ही इसको M1 लिख लीजिए। ठीक है ना, इसको आप चाहें तो M1 लिख लीजिए और इसको आप चाहें तो M2 लिख लीजिए। तो ये भी M2 हो जाएगा और ये भी M2 हो जाएगा, ये भी M2 हो जाएगा। ये स्मॉल और कैपिटल लिखते वक्त हम लोग से गड़बड़ हो जाता है कई बार, तो इस बात का ध्यान रखिए, ये गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। एक बार हम लोग जो लिखे हैं वो गलत नहीं लिखना चाहिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जो M2 है, जो M2 है वो हमारा ही कैपिटल M वाला हिस्सा, ठीक है ना, ये वाला जो हिस्सा कैपिटल, ठीक है ना। और जो स्मॉल M है उसको हमने M1 लिख दिया, ताकि स्मॉल और कैपिटल के चक्कर में हमें वो लिखते वक्त राइटिंग में दिक्कत ना आए, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो अब सबसे पहले देखिए, इसमें आपको जो दिक्कत आने वाली थी वो होगी रिंग। जो रिंग दी हुई है हमें और ये जो पुली दी हुई है एक्चुअली में, इसका इनर्शिया निकालना। आप इसका इनर्शिया बस सही से निकाल दीजिए। जो मेजर पार्ट इसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट आ रही है, जो हो रही है प्रॉब्लम, वो होगी इनर्शिया निकालने का। तो अब आप यहाँ पे एक बार पॉज करके इसका इनर्शिया निकालिए और फिर देखिए जो इनर्शिया हमने निकाला है वो मैच करता है कि नहीं करता। अगर वो इनर्शिया आपका मैच कर गया, इसका मतलब है कि आपको इनर्शिया वाले कॉन्सेप्ट क्लियर है और कैसे उसको करना है वो आ जाना चाहिए। तो एक बार आप भी करिए और हम भी करते हैं, फिर दोनों आपस में मैच करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो पहली बात तो ये रिंग दी हुई है, रिंग दिया है, तो रिंग का कितना हो जाएगा बताइए, mr²। रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सेस के अबाउट होता है वो mr² होता है, तो ये हमने mr² लिख दिया, हमने इसको कहा था 2, तो आप इसको 2 भी लिख दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब बताइए, ये एक सिंगल रॉड है, ये एक सिंगल रॉड है, तो एक रॉड अगर है, एक रॉड है, तो उसका सेंटर के अबाउट, क्योंकि ये पॉइंट तो फिक्स है, तो इस सेंटर के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इनर्शिया कितना होता है,
अगर रॉड की लेंथ L है, अगर रॉड की लेंथ L है तो इनर्शिया हो जाता था बच्चों ml²/12। बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हमें अच्छे से पता है। अब बताइए यहाँ पर L की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू यहाँ पर 2r के बराबर है। R मत लिख दीजिएगा, ये टोटल लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, ये टोटल लेंथ कितनी है, ये r इसका रेडियस है, r ये है, तो ये टोटल लेंथ तो 2r होगी ना बच्चों। तो यहाँ पर जो L है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 2r लिखेंगे। तो यहाँ गलती हो जाती है बच्चों से, तो हम लोग लिखेंगे m2, फिर क्या लिखेंगे 2r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। हमने क्या लगाया ml²/12। ये एक रॉड के लिए लगाया, सेम दूसरी रॉड के लिए भी होगा, तो यहाँ 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपने ये लिखा है तो सही है, नहीं लिखा है तो आप देख लीजिए, यहाँ पे गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे बच्चों से, इसीलिए आपसे कह रहे थे कि थोड़ा सा ध्यानपूर्वक मन लगा के करना है। अब इसको जरा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 4 आ जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3। तो ये वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो ये m2r², ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना, ये आ जाएगा 3 और ये 2, तो 2/3 m2r²। सॉल्व करेंगे तो ये विल गेट 5/3 m2r²। तो फिलहाल हमारे पास ये इनर्शिया आ गया टोटल, बताइए ये आ गया हमारे पास क्या, इनर्शिया। तो इनर्शिया हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया कितना, 5/3 m2r²। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। तो ये इसमें एक मेजर पार्ट था जो आपको अच्छे से करना चाहिए था, इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं, अब आगे कुछ नहीं बचा, अब हमें बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, बस कर लेंगे सॉल्व। तो इसको हमने m2 माना है, तो मान लेते हैं इस जगह टेंशन कितनी होगी T2 और इस जगह पर टेंशन कितनी होगी T1। याद रखिए अगर पुली में मास होता है तो टेंशन जो है दोनों साइड क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो अब इसकी बस इक्वेशंस हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि m2 ज्यादा हैवी है तो ये घूमेगा ऐसे, है ना। तो इसको हम लोग जरा देखते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग को केवल इसमें क्या बच्चों बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो हम लोग ये बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कितना, m2, ठीक है ना। इसको लिख लेते हैं हम लोग कितना बच्चों, m1 हमने लिखा था और इसको भी m2 लिखा था। अब इसका तो इनर्शिया हम लोग ने फिलहाल निकाल लिया। अब जो इस साइड हमने कितना कहा, टेंशन T2 लिख लीजिए और इस साइड टेंशन T1 लिख लीजिए। टेंशन हमें मालूम है कि अगर मास है तो दोनों साइड अलग अलग होती है, याद रखिए इस बात को, बच्चे ये भी भूल जाते हैं, उन्हें लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से लगता है हर जगह टेंशन बराबर है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें। और क्योंकि ये किधर की तरफ घूमेगा बताना, इसका मास ज्यादा है तो ये नीचे जा रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा, तो ये कुछ ऐसा घूमेगा, अल्फा इस डायरेक्शन में आएगा। तो टॉर्क किसका ज्यादा होगा, ये m2 का टॉर्क ज्यादा होगा, m1 का टॉर्क कम होगा। ये सारी चीजें आपने थोड़ी बहुत भी अगर पढ़ा है सारी चीजें, तो ये सब आप क्लिक कर रहा होगा आपको कैसे। तो हम इसी इक्वेशन लिखते हैं। तो मान लीजिए ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में a से जा रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में a से जा रहा है, तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे बच्चों, m2g माइनस T2 इक्वल टू m2 इंटू a। दूसरी इक्वेशन क्या लिखेंगे, T1 माइनस m1g इक्वल टू m1 इंटू a, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए, इसको 2 लिख दीजिए। बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ते हैं, इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं आती, जनरली हमने देखा है। लेकिन अगर आती है तो और फिर आपको मेहनत की जरूरत है। अब आता है रोटेशन की, तो हम इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। जब जब हमें रोटेशन मोशन में करना होता है तो हम पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो पुली का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आप ये T2 लिखोगे, इसको T1 लिखोगे और कहोगे कि भाई अल्फा से घूम रहा है। तो आप इसकी क्वेश्चन अब क्या लिखोगे, T2 माइनस T1 इंटू आर, जो नेट टॉर्क है, इक्वल टू आई अल्फा। समझ में आ गया। नेट टॉर्क कैसे आ रहा है, नेट टॉर्क एक इसकी वजह से टॉर्क आएगा, एक इसकी वजह से आएगा, तो आपने लिखा T2r माइनस T1r और इसको किसके बराबर लिख दिया, आई अल्फा के बराबर लिख दिया। तो वो हमने यहाँ पे बच्चों थोड़ा सीधे सीधे लिख दिया। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। अब आप बताइए ये अल्फा और ये ए, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये नीचे किससे, ये रस्सी जो है नीचे किस तरफ से जा रही है, ए से जा रही है और ये रिम से भी कनेक्टेड है। तो इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है वो ए इक्वल टू आर अल्फा के बराबर है, ये रेडियस आर है इसका, ठीक है ना। ए इक्वल टू आर अल्फा लगा दिया हमने। सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, एक एक बात को ध्यान से सुनिए मेरी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी रोटेशन में कभी भी, कोई किसी भी क्वेश्चन को आप लगा लीजिए। तो T2 माइनस T1, इसको थोड़ा हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। इनर्शिया इसका हम लोग ने अभी देखा था कितना आ रहा था, तो जरा देख लेते हैं इनर्शिया इसका बच्चों कितना आ रहा था, 5/3 m2r², 5/3 m2r², ये लिख दिया। और अल्फा की वैल्यू कितनी लिख देंगे, a/, तो थोड़ा हम लोग ठीक से लिख लेते हैं, है ना। इधर और लिखते हैं, फिर से लिखते हैं, कितना आ जाएगा, T2 माइनस T1 मल्टीप्लाइड बाय R इक्वल टू कितना आ रहा था ये हमारे पास, फिर से आप देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, कितना था 5/3, तो 5/3
m2r², है ना। थोड़ा स्लो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इट इज ऑलवेज से द इट इज बेटर टू सेव देन सॉरी, हमेशा थोड़ा स्लो चलिए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। एक बार क्लियर हो जाए तो स्पीड बाई प्रोडक्ट होती है, वो बन जाती है a/r, ठीक है ना। सॉल्व कर लें तो ये r से r सारे कैंसिल हो जाएंगे फिलहाल हमारे पास। तो ये t2 माइनस t1 इक्वल टू 5/3 m2 इंटू ar। अब देखिए ये क्वेश्चन 1, ये 2 और ये हमने फाइनली 3 लिख दी। इन तीनों इक्वेशन को अगर आप ऐड कर दीजिए, देखिए आप ऐड करिए तो t2 से t2 कैंसिल हो जाएगा, t1 से t1 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी m2g, ये आएगी m1g। तो ये वैल्यू आ गई m2 माइनस m1 टाइम्स ऑफ g। इधर आ जाते हैं हम लोग, तो क्या बचेगा हमारे पास m1 m2a प्लस दिस, तो m2 में इसको आप ऐड कर देंगे तो 5/3 m2 प्लस m2। कैलकुलेशन कर रहे हैं सिंपली, ये दोनों इक्वेशन और ये तीनों को हमने सिंपली एक साथ ऐड कर दिया। ऐड करने पर आप देख रहे हो टेंशन सारी कैंसिल हो जाती है और कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो कि आप उलझ गए इक्वेशन में ही। साइमल्टेनियसली इक्वेशन है, उसको सही अप्रोच करना भी हमें आना चाहिए, है ना। 3-4 इक्वेशन होती है तो हम उसी में उलझ जाते हैं और फिर वो घूम फिर के गड़बड़ हो जाता है, तो हर चीज का ध्यान रखना है। तो ये आप जैसे ऐड करोगे तो ये m2 आ गया यहाँ से फिलहाल, और ये हमारे पास x m1 आ जाएगा और ये पूरा a लिख देंगे, ठीक है ना। देखिए हम इसीलिए कह रहे थे, अगर मान लीजिए आप mm लिखते तो राइटिंग में कभी छोटा कभी बड़ा पता नहीं लगता है और फिर वो गड़बड़ हो जाता है। तो गलती ना हो उस हिसाब से अपने आप को ढाल लीजिए थोड़ा सा। ये g हो गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, g आ गया यहाँ से, बस सॉल्व करना है हम लोग को बच्चों, इसमें और कुछ नहीं। तो m2 माइनस m1 टाइम्स ऑफ g इक्वल टू कितना होगा, ये आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और फिर ये तो ये 8/3 m2 प्लस m1 टाइम्स ऑफ a। a की वैल्यू हमारे पास आ गई m2 माइनस m1 टाइम्स ऑफ g डिवाइडेड बाय 8/3 m2 प्लस m1। ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो देख लेते हैं जरा कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, बताइए। हमारे पास ऑप्शन आ गया ये सेकंड वाला। तो फिर इसका एक्सेलरेशन आ गया a इक्वल टू m2 माइनस m1 g टाइम्स ऑफ 8/3 m2 प्लस m1। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें मैच कर रहा है। तो अगर आप देखें तो ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है ये मैच करने लगा। तो ये देखिए आराम से सवाल हम लोग का हो गया, आराम से क्या हो गया, लेकिन आपको हर जगह ध्यान रखना पड़ेगा। कहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत इस इनर्शिया पे आती है, इसका इनर्शिया निकालना, जो इन्होंने ऐसे घुमा के दिया हुआ है इसको, तो ये निकालने में दिक्कत आएगी। फिर आपको ये क्वेश्चंस ठीक से लिखनी है, इनको सॉल्व करना है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट लगाना है, तब जाके ये हो जाएगा। तो मेंस के पेपर के हिसाब से, जिस हिसाब से हम लोग जनरली हड़बड़ी में क्वेश्चंस करते हैं, तो आपने थोड़ा भी अगर इसकी पहले से प्रैक्टिस नहीं करी है तो किसी भी जगह पर कुछ गलती हो सकती है। तो वो गलती ना करें, क्वेश्चंस को पहले से प्रैक्टिस करके जाए, तभी क्वेश्चंस वहां पर आपसे आराम से बिना किसी दबाव के कर पाओगे और तब आंसर सही आएगा, ठीक है ना। तो अगला सवाल बच्चों हम लोग करते हैं, अब इसका देखते हैं कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग ये दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो ये है एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन, ठीक है ना, और इसमें रिलेटिव मोशन भी लगेगा। तो पहले क्वेश्चन आप पढ़िए क्या क्या इसमें करना है हम लोग को, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो टू कार ए एंड बी ईच ऑफ मास 10⁻3, दोनों का मास सेम दिया है 10⁻3, आर मूविंग पैरेलल ट्रैक सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस d, दोनों के बीच की दूरी 10 मीटर दी हुई है। द स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, तो भाई इसको हमें चेंज करना पड़ेगा SI यूनिट में, तो 72 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 करेंगे आप, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो इसको कन्वर्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आंसर हम लोग का जो है वो जूल सेकेंड में दिया हुआ है, तो जूल सेकेंड का मतलब है SI यूनिट में, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या है। ए के रिस्पेक्ट में देखिए आपको बताना है, फिलहाल यहाँ के दोनों के मास सेम है इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मास अगर अलग अलग दिए होते तो फिर हमें देखना पड़ता कि कहाँ से देख रहे हैं। तो ये बी है, ये ए है, ए के रिस्पेक्ट में बी पूछ रहे हैं, तो ए हमारा कैसा हो गया, फिक्स हो गया। इसको हम मान लेते हैं ये एक तरह से हिंज है, ये क्या है, हिंज है। ये दूरी कितनी दी हुई है इसकी 10 मीटर, ठीक है ना। ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी कितनी होगी, तो हमें बस इसका फाइंड करना पड़ेगा, हमें एल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, एम वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी, एम वी इंटू आर, आर जो है वो डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस है। तो एम वी आर लगाते हैं एंगुलर मोमेंटम में, तो एम वी आर लगा देंगे हम लोग यहाँ पे। तो वैल्यू लिख दीजिए, मास कितना है 10⁻3, वेलोसिटी कितनी है बताइए
ये 20 मीटर पर सेकेंड है, ये 10 मीटर पर सेकेंड है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। ये ए हमारा जो है वो 20 से मूव कर रहा है और ये 10 से, सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी रिलेटिव माइनस कर देते हैं हम लोग। तो ध्यान रखिएगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो हमें ऐड करना पड़ता। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20 माइनस 10, तो ये 10 आ गया। और डिस्टेंस कितना है, ये इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, रिलेटिव डिस्टेंस, वो भी 10 दिया। तो सॉल्व करेंगे तो ये 10 की पावर 5 जूल सेकेंड आंसर, ठीक है ना। आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन को हम लोग मान गए। समझ में आ गया कैसे करना है। अब मान लीजिए इन दोनों के मास अलग अलग दिए होते, तो ए के रिस्पेक्ट में जो आप देखते तो आप इसका मास लिखते केवल, अगर बी के रिस्पेक्ट में पूछते तो इसका मास लिखते, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मास सेम दिए, तो वो कंफ्यूजन फिलहाल यहाँ पर नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा अपना ध्यान से रखिए, ठीक है। इसका एक तरीका एक और भी है, वो भी देख लेते हैं, इसको कैसे करेंगे हम लोग। तो अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना, और ये भी ऐसे जा रहा है, यहाँ पर अभी फिलहाल रफ डायग्राम बनाया हम, उसका वो नहीं बता रहे। तो हम लोग जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो आई इंटू ओमेगा होता है। आई इनर्शिया होगा ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में इनर्शिया। तो ये बी पॉइंट मास है, तो इनर्शिया हमारे पास कितना आ जाएगा, एम, और ये डिस्टेंस कितना है इसका मान लेते हैं कुछ एल, तो एम एल स्क्वायर ये डिस्टेंस आ गया, इंटू ओमेगा। तो ओमेगा हमें रिलेटिव निकालना है, तो रिलेटिव ओमेगा हो जाएगा वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाय ए और बी के बीच का डिस्टेंस एल, ये होता है ओमेगा। दिस इज रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं हम लोग, तो वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाय एल। सॉल्व करेंगे तो दिस 10 की पावर कितना था ये हमारा 3, एल हमें दिया था 10, तो ये 10 लिख दीजिए, ये भी 10 हो गया डिवाइडेड बाय 10, और ये भी कितना आ रहा था 10, ये वेलोसिटी। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, यू विल गेट 10 की पावर 5 जूल सेकंड। तो यहाँ पर जो है एंगुलर मोमेंटम 10 की पावर 5 जूल सेकंड आ गया। ये वही आंसर आ रहा है जो अभी हम लोग ने पहले देखा था, इसी तरह से। तो जिसमें कंफर्टेबल है वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मेथड आने चाहिए, जितनी ज्यादा मेथड्स आपको आते हैं उतनी ज्यादा क्लियरिटी भी आपको आती है कॉन्सेप्ट में। देखते हैं हम लोग और इसके क्वेश्चंस। अब देख रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि टू बॉल्स विद मास m2m आर अटैच्ड टू द बोथ एंड्स ऑफ द रिजिड रॉड ऑफ लेंथ d, the negligible mass, if the angular momentum of the system is L about axis A passing through its center of mass perpendicular to the rod and angular velocity about A के about हमें बताना है। अब देखिए यहाँ जो बॉल जो है ये ऑलरेडी इन्होंने कह रखा है कि बहुत छोटी बॉल है, ठीक है ना, नेग्लिजिबल मास लिख दिया। अब मास इनका जब बहुत कम है तो उनका खुद की एक्सिस के अबाउट इनर्शिया कितना हो गया, लगभग 0 हो गया, ठीक है ना। तो इस अप्रोक्सीमेशन का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो अब बताइए आपको बताना है किसके अबाउट निकालना है, सेंटर ऑफ मास। तो एक पॉइंट यहाँ मान लीजिए m है, यहाँ पे मास 2m है, और इनके बीच का डिस्टेंस d है। कितना डिस्टेंस है, d डिस्टेंस है। तो सेंटर ऑफ मास पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास वैसे तो इसका पता ही होता है, नहीं पता है तो आप ध्यान रखिए कितना होगा बताइए। हम निकाल नहीं रहे इसको, आप m कोऑर्डिनेट लिखते हैं m इंटू 0, ये 2m मल्टीप्लाइड बाय d कॉमा 0 डिवाइडेड बाय टोटल मास 3m, सॉल्व करते हैं तो आता है। तो फिलहाल हम आपको बता दें ये कितना आएगा, ये लेंथ आ जाएगी हमारे पास 2l/3 और ये लेंथ आ जाएगी l/3, ठीक है ना। l नहीं यहाँ d दिया हुआ है तो हम लोग d लिख लेते हैं, है ना, d लिखते हैं, d दिया हुआ है तो d लिख लेते हैं, जो दिया है उसी हिसाब से लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, d/3, और ये हो जाएगा 2d/3। तो बस अब सॉल्व हो जाएगा। इससे इसका डिस्टेंस कितना है, तो टोटल इनर्शिया कितना जाएगा, m 2d/3 का स्क्वायर प्लस 2m, ये हो जाएगा d/3 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लें इसको तो ये m4d²/9 प्लस 2md²/9, सॉल्व करेंगे यू विल गेट 6md²/9। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3, यू विल गेट 2/3md², ठीक है ना, बिल्कुल आराम से ये हो जाता है। तो 2/3md² ये आ गया हमारे पास इनर्शिया। हमें फाइंड करना है ओमेगा, तो L इक्वल टू आई ओमेगा। ओमेगा फाइंड करना है हमको, एंगुलर वेलोसिटी L आपको गिवन है, देखिए एंगुलर मोमेंटम ऑलरेडी मेंशन है, ओमेगा सॉरी L। तो आ गया सॉल्व, तो L ये आ गया 2/3md² मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। तो ओमेगा कितना आ गया हमारे पास 3l/2md²। तो ये थर्ड ऑप्शन देखिए हम लोग का, ये तीसरा वाला जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन।
तो ये वैसे आसान सवाल था, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, तो इसमें हमें नहीं लगता कि कोई डिफिकल्टी आनी चाहिए। सेंटर ऑफ मास निकालना आपको जरूर आना चाहिए, मिडिल से नहीं ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, और ये अप्रोक्सीमेशन का भी ध्यान आपको रखना है, ये दो चीजें इसमें ध्यान रखनी थी। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, व्हेन द, थोड़ा करिए, थोड़ा लॉजिक से भी काम कर सकते थे, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं लॉजिकली तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, बिना उसके भी इसको सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन फिर भी अगर नहीं तो फिर मैथमेटिकली लिख भी लेते हैं। When the position vector r x I cap plus y j cap plus z k cap changes as minus r, वो कह रहे हैं कि इसके साइन हम बदल दें, यानी r वेक्टर को हम माइनस r वेक्टर लिख दें, ठीक है ना। माइनस r का मतलब हो गया कि ये सारे साइन बदल जाएंगे, ये माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप माइनस जेड के कैप हो जाएगा, और ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो जाएगा। तो ये वेक्टर जो है वो 180 डिग्री टर्न कर गया, ये अपोजिट वेक्टर हो गए, एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गए, देखा जाए आर और वो पूछ रहे हैं कि कौन सा वेक्टर ये फ्लिप करने पर चेंज नहीं होगा, ठीक है, विल नॉट फ्लिप मतलब चेंज नहीं होगा, हम आर लिखे या माइनस आर लिखे कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए पहले अगर आप देखिए वेलोसिटी अगर हम लिखते हैं, तो आप जब इसको वेलोसिटी लिखोगे तो ये डी बाई डी आर बाई डी टी करेंगे, तो डी आर बाई डी टी में तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन इसके साथ भी आ जाएगा। तो अगर हम लॉजिक के हिसाब से बात करें तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। एक्सेलरेशन में क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे उसे, एक्सेलरेशन जब हमारे पास, तो फिर ए आ जाएगा, तो अगर आप ए देखेंगे तो ये ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप होगा। वेलोसिटी अगर आप देखते हैं तो वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप वी जेड के कैप होता है ना। इसमें माइनस साइन लगाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, इसमें माइनस साइन लगाएंगे तब भी ये चेंज हो जाएगा, तो ये वेलोसिटी भी चेंज हो रही है और एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। अब आते हैं लीनियर मोमेंटम पे। लीनियर मोमेंटम होता है कितना, p इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो स्केलर क्वांटिटी है, कोई दिक्कत नहीं, अगर a चेंज हो रहा है, अगर एक्सेलरेशन से चेंज हो रहा है तो लीनियर मोमेंटम से भी चेंज हो जाएगा। तो ये तीन ऑप्शन एक्चुअली में क्या है, गलत है, ये हमें क्लियर है कि ये तीनों नहीं है, बचा एक, तो वो क्या है, सही होगा। एंगुलर मोमेंटम को हमने सॉल्व नहीं किया, लेकिन इसको सॉल्व कर भी सकते थे हम लोग। तो एंगुलर मोमेंटम अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा L इक्वल टू आर क्रॉस पी, ठीक है ना। तो ये आर क्रॉस पी, पी की जगह आप क्या लिखेंगे, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये आ गया, m बाहर कर दीजिए तो ये आर क्रॉस पी आ गया, ये एंगुलर मोमेंटम। अब आप देखिए r में भी आपने चेंज करा है और v में भी आपने, अगर आपने r चेंज किया तो v भी उसके रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा। r को अगर आपने माइनस r करा, ठीक है ना, r को आपने क्या करा, माइनस r करा, तो जो v है हमारा माइनस आर लिखा है इसको, तो इसी को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस भी मिलेगा, ये तो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप ये दोनों अगर पॉजिटिव लिखे यार ये भी, तो ये आंसर आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव लिखा, ये भी नेगेटिव लिखा, तो ये माइनस माइनस बाहर आके प्लस हो जाएंगे, फिर से यही वैल्यू आ जाएगी। तो ये एंगुलर मोमेंटम जो है वो फ्लिप नहीं कर रहा है, ये करेक्ट आंसर हमारा है। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं आप, एंगुलर मोमेंटम से सॉल्व कर सकते हैं सीधे सीधे वैल्यू पुट करके, या फिर तीन ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं उससे भी इसको करा जा सकता है, जो आपको क्लिक कर जाए, जैसी आपकी प्रैक्टिस है उसे। तो अब देखते हैं बच्चों ये वाला सवाल हम लोग। एक फ्लाईव्हील है हैविंग अ मास 3 kg, द रेडियस 5 मीटर, इज फ्री टू रोटेट अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, द स्ट्रिंग हैविंग द नेग्लिजिबल मास, स्ट्रिंग का मास नहीं ऑब्वियसली, इज बाउंड अराउंड द व्हील एंड द लूज ऑफ द स्ट्रिंग इज कनेक्टेड, ठीक है ना, तो 3 kg। तो ऐसा देखिए है, यहाँ पर डायग्राम आप बनाएंगे अगर तो कुछ ऐसा बन जाएगा कि इसमें थ्रेड जो है लपेटा हुआ है और यहाँ से एक ब्लॉक है जो किसका मास कितना है, 3 kg है, ये मास कितना है, 3 kg है, ये लिखा हुआ है कनेक्टेड। ये रॉड है, ये मतलब पुली है, ये ऐसे घूमना शुरू करेगी, ये खुलेगा, खुल के नीचे से फॉल कर रहा है, कितना फॉल कर गया, 3 मीटर फॉल कर गया। कितना कह रहे हैं फॉल करता है, ये 3 मीटर जब फॉल कर जाता है, 3 मीटर। तो ये ट्रांसलेशन मोशन करेगा, पुली इस पॉइंट के बाद फिक्स है, तो ये अपना ओमेगा के साथ यहाँ से घूमना शुरू कर देगी। तो पुली तो हमारे पास ऐसा ओमेगा से घूमेगी और इसकी इस पॉइंट पर कुछ वेलोसिटी होगी v, जब यहाँ पर ये गिरेगा तो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कुछ v है और वो इतना। तो इसका हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मास इसका गिवन है देखिए 3 kg और रेडियस गिवन है 5, तो यहाँ से हमारे पास इनर्शिया आ जाएगा इसका, और ये सब दिया। चलिए इस वाले सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें हम क्या करें बताइए, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए।
वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के एक दो लाइन में ही आ जाएगा। तो बाय यूजिंग एनर्जी कॉन्सेप्ट है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए जो काइनेटिक एनर्जी हम लिख रहे हैं वो सिस्टम की लिख रहे हैं, उसमें पुली भी इंक्लूड है और मास भी इंक्लूड है। तो ये कितना फॉल किया बताइए, m इतना है, g हमें मालूम ही है, और h कितना है 3, तो mgh ये मास जो फॉल कर रहा है, इसका मास नहीं, ये मास, ठीक है ना। फिलहाल दोनों के बराबर दिए, लेकिन हम इसी का स्पेसिफिक मास लिख रहे हैं यहाँ पे, तो इसको फिलहाल लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय h, ये ग्रेविटी ने वर्क डन किया। इस ग्रेविटी के वर्क डन की वजह से इसके पास दो तरह की काइनेटिक एनर्जी आ गई। इसकी एनर्जी जो है, इसका कुछ हिस्सा इस रोटेशन में चला गया जो पुली को घुमा रहा है, और कुछ हिस्सा इस ब्लॉक के पास आ गया वेलोसिटी के, लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में। तो अब हमें बताइए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और इनिशियल जीरो थी तो आप फिलहाल जीरो लिख दीजिए। क्यों जीरो थी, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ था, ठीक है ना, ये इसको जो है रिलीज किया गया। तो रिलीज करने का मतलब है कि उसको पहले रोक के रखा होगा रेस्ट पे और फिर उसको छोड़ दिया गया। आपको फाइंड क्या करना है, एनर्जी टोटल नहीं फाइंड करनी है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। द काइनेटिक एनर्जी किसकी पता करनी है, काइनेटिक एनर्जी पता करनी है व्हील की। किसकी पता करनी, ऑफ व्हील, यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपको बताना है। अगर ये टोटल एनर्जी पूछते तब तो ये कितना आ जाता, 90 आ जाता। आपको केवल कितना बताना है, ये एनर्जी बतानी है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ये हमारा आंसर होगा एक्चुअली में, ये फाइंड करना है बस। इसकी भी पूछ सकते थे आपसे, तो क्वेश्चन में पूरी अवेयरनेस रखिए कि क्या पूछा जा रहा है, किस हिस्से को पूछा जा रहा है, तो ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ आपसे एक चूक हो सकती थी, तो ध्यान रखिए। अब इसको जरा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना एक्चुअली में अगर आप देखें तो ये हाफ एम वी स्क्वायर सॉल्व, देखिए ज्यादा नहीं करेंगे, देखिए थोड़ा शॉर्ट तरीका यूज कर लेंगे। अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, इसको थोड़ा सा रेशनलाइज करके देखते हैं अगर हम, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। इसको आप लिखेंगे हाफ, इनर्शिया कितना होगा पुली का, एम आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है, और ये ओमेगा कितना होगा, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये तो होगी वैल्यू, बताओ। तो इसको अगर आप देखें यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करें तो आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो गया, तो ये 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/4 एम वी स्क्वायर आ गया। याद रखिए ये अभी भी इसी के नीचे ही लिख रहे हैं हम लोग, तो ये रोटेशन वाला पार्ट है और ये ट्रांसलेशन वाला पार्ट है। अब कुछ नहीं करना है आपको इसमें और कुछ खास, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे बताइए, ये कितना था 90, ये कितना था 90 आ रहा था ये, ठीक है। आपको केवल इतना हिस्सा निकालना है। तो मान लीजिए अगर इसको हम के एज्यूम कर लेते हैं, कुछ के एज्यूम कर लेते हैं, तो ये उसका डबल लिखा हुआ है, ये कितना हो गया 2k हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 3k आ गई। तो 3k की वैल्यू कितनी आ गई 90, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 30। यही तो था हमने जो फाइंड करना था, इनर्शिया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को थोड़ा सा खोल लिया, खोल के हमें पता लग गया इनके बीच में क्या रिलेशन आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, सॉल्व हो गया। अदरवाइज आप बोल जाओगे इनमें ही करने में, यहाँ तक आने के बाद फिर गड़बड़ हो जाता है, इसके बाद ही बच्चे गड़बड़ शुरू कर देते हैं। यहाँ तक अगर सही भी लिखा है, इसके बाद गड़बड़ भी शुरू हो जाती है। तो ध्यान रखिए कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, हर चीज का बिल्कुल ध्यान से काम करेंगे तो रोटेशन चैप्टर डिफिकल्ट नहीं लगेगा किसी भी तरह से, मेंस लेवल पे तो नहीं लगेगा किसी भी तरह से। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। सो देखिए ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखने से डायग्राम वायग्राम बना हुआ है, थोड़ा डिफिकल्ट भी लग रहा है, तो बहुत ध्यान से करिए जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे ही, ठीक है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन भी नहीं है, आराम से करेंगे हो जाएगा। अ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m लेंथ l, तो देखिए ये एक रॉड है हमारे पास, ठीक है ना, ये वाली एक रॉड है, ये रॉड है, ठीक है, मास m है, इसका टोटल मास m है और इसकी टोटल लेंथ l दी है, और इसको हमने क्या करा है, हिंज करा हुआ है। क्या करा है हमने, इसको हिंज किया हुआ है। इसको हमने क्या करा है बच्चों, यहाँ पर हिंज करा हुआ, इस पॉइंट पर करा, इस पॉइंट के अबाउट हिंज करके रखा, ये रॉड ऐसे रखी हुई, ऐसे पकड़ के रखा हमने यहाँ पे, और क्या करा रहे हैं, इसको छोड़ दे रहा है ऐसे, तो ये ऐसे गिरेगी, ऐसे पट करके इसके ऊपर गिर जाएगी ऐसे, है ना, आ रहा है ना समझ में, इसको ऐसे गिर जाएगी यहाँ पर। तो आपको ये बताना है जब ये टेबल से हिट करेगी तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, आपको इसकी एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा का बारे में बता करना। तो देखिए फिर वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगाएंगे, लेकिन इस पॉइंट के अबाउट अगर ये हिंज है, इस पॉइंट के अबाउट अगर ये हिंज है, तो क्या लगाएंगे आप इसको, इनर्शिया हमें इस पॉइंट के अबाउट अब लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये जो इनर्शिया है, ये जो पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ मास पे नहीं है। तो बताइए ये सेंटर ऑफ मास से इसकी दूरी कितनी है, बताइए ये हमारे पास डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना है, l/2 है ना, ये l/2 है।
और ये L/3 है। तो अगर हम इसको x लिख लें तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L/2 माइनस L/3, यही तो सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट L/6। तो x की वैल्यू आ गई L/6। तो सेंटर ऑफ मास से ये L/6 डिस्टेंस पे हिंज की गई है। तो हम क्या यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो I सेंटर ऑफ मास के अबाउट mL²/12 प्लस m L/6 का स्क्वायर, ठीक है ना। I इक्वल टू ICM प्लस m d स्क्वायर हमने लगा दिया। d जो है वो दोनों एक्सिस पैरेलल एक्सिस है, तो दूरी L/6 थी। फिलहाल सॉल्व कर लेते हैं। तो LmL²/12 प्लस mL²/36 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो 4mL²/36, तो ये mL²/9 आ जाएगा। तो आ जाएगा तो 36 एलसीएम लेंगे तो ये इधर आ जाएगा आपके पास कितना, 314, 4mL²/36, तो ये mL²/9 आ गया। तो ये हमारे पास यहाँ से इनर्शिया आ गया। विल गेट द इनर्शिया mL²/9। अब वर्क एनर्जी थ्योरम देखें अगर, तो ये पेन जैसे रखा है, इस पॉइंट के अबाउट हिंज करें, ये सेंटर ऑफ मास है। तो फॉल करेंगे तो ये सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पर था, सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो गया। तो सेंटर ऑफ मास mgh, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी चेंज हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी बताइएगा, एम जी कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस कितना, x लिख दे, x हम पहले फिलहाल यहाँ x लिख दे रहे ताकि आपको कंफ्यूजन हो। mgx हो गया, ये वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू हिंज के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो थी क्योंकि ऐसे रखा था रॉड इनिशियली, तो जीरो। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं है, हिंज के अबाउट प्योर रोटेट कर रहा है तो फाइनल एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर। और ये I हमने हिंज के अबाउट ही लिखा है, वो कितना है mL²/9। तो बस सॉल्व कर दीजिए। तो mgL/6 इक्वल टू हाफ mL²/9 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो गया, l से l कैंसिल हो गया। तो फिलहाल हमें यहाँ पे केवल 3g बचा और नीचे l आ गया। इस पूरे का रूट कर दिया तो ये ओमेगा आ गया। तो रूट ओवर 3g/l आ जाता है आंसर। तो लास्ट वाला ऑप्शन देखिए हमारा ये करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा, लास्ट वाला, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 3g/l। तो इस तरह से करेंगे सारा काम, इसमें भी इनर्शिया से रिलेटेड ही था, इसी में ही गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। फिर वर्क एनर्जी थ्योरम आपको लगाना है। सो हेलो बच्चों, देखते हैं ये वाला सवाल। वैसे तो ये क्वेश्चन इजी है, कई बार हम लोग कर भी लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती। तो इसमें देखिए 2 रॉड है, आइडेंटिकल रॉड है और इस पॉइंट के अबाउट इनको हिंज कर दिया गया। तो आप एक बार खुद से सॉल्व करिए, एक लाइन लिखना, सॉल्व हो जाएगा। तो इस रॉड का, कोई रॉड अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो अगर एंड पे लगी हुई है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होता है कितना होता है, mL²/3, ठीक है। तो I1 की वैल्यू कितनी हो गई, mL²/3। इसको हम लोग 1 लिख लेते हैं और इसको हम लोग 2 लिख लेते हैं। इस वाली रॉड का जो इनर्शिया है वो अपने सेंटर के अबाउट, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता है, mL²/12। ये mL²/12 होगा, ये तो ठीक है, लेकिन ये mL²/12 मत ऐड कर दीजिएगा, हमें इस पॉइंट के अबाउट निकालना है। तो जब हम इनर्शिया को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो इनर्शिया एक ही पॉइंट के अबाउट लिखा होना चाहिए, सेम पॉइंट के अबाउट। तो ये तो mL²/12 हो गया और ये एक्सेस भी इसके पैरेलल है। तो यहाँ से जो d की वैल्यू आएगी हमारे पास वो किसके बराबर आ जाएगी, l के बराबर। I2 की वैल्यू जब आप लिखेंगे तो mL²/12 इस वाली रॉड के लिए प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम md², तो ये mL² और लिख दीजिए। टोटल इनर्शिया लिखेंगे नेट, तो I1 प्लस I2 हो जाएगा क्योंकि I1 और I2 अब दोनों सेम एक्सिस के अबाउट लिखे गए। बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर ले हम लोग फिलहाल। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास mL² बाहर कर दीजिए, ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1। एलसीएम ले लीजिए 12, तो ये आ गया 4, ये आ गया 1, ये आ गया 12। ये कितना आ गया, 17, ठीक है ना। देख लेते हैं फिर से, ये कितना आ गया 12, तो ये आ गया 4, ये 1 और ये 12। 4 + 1 5 is 17, तो दिस विल गेट 17। तो कितना आ गया 17/12, तो 17/12 mL²। तो भैया कितना x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 17 आ गई। 17 जो है ये x की वैल्यू आ जाती है। तो इजी क्वेश्चन था, बस ध्यान रखिए। एक तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि केवल mL²/12 और mL²/3 कर देते हैं, कई बार ऐसी गलती कर देते हैं। दूसरा, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी होती है यहाँ से, तो वो ध्यान रखिए
इसके अबाउट सीधे हम L²/3 नहीं लगा सकते। तो ये इनर्शिया जो लिखा है ये सेम एक्सिस के अबाउट है। वो सारी चीज़ हमने यहाँ पे कवर कर ली है, तो आप भी इसका ध्यान रखिए बस। सो हेलो बच्चों, देखते हैं ये वाला सवाल हम लोग। द यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ L, रेडियस R हैज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस, कितनी दी है I1, ठीक है ना। फिर देख कह रहे हैं अ स्मॉल कंसेंट्रिक सिलेंडर ऑफ लेंथ L/2 एंड द रेडियस R/3। कंसेंट्रिक यानी कि दोनों की जो एक्सेस है वो सेम है पहले, ठीक है ना। उसे रिमूव कर दिया गया, तो जो उसका इनर्शिया है, जो रिमूव किया उसका जो इनर्शिया है वो I2 दिया हुआ है। तो I1/I2 की वैल्यू पूछी गई है। तो एक्चुअली में मास चेंज हो गया है जब हमने जो निकाला है उसको। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो एक कोई हम यहाँ पे अगर सिलेंडर बनाए, ऐसे बना लेते हैं कोई सिलेंडर हम लोग, यहाँ पर कोई एक बड़ा सा हम लोग ने ऐसे सिलेंडर बना लिया, ठीक है ना। और इसकी लेंथ कितनी दी हुई है L, ठीक है ना। और इसमें से हमने क्या करा है, एक दूसरा सिलेंडर जो है कट कर दिया कंसेंट्रिक, यानी कि ये हमारी एक्सेस थी इसकी, और यहाँ से आपने एक और सिलेंडर को कट कर दिया, लेकिन इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ कम है। लेंथ कितनी है, L/3 है, लेंथ L/2 है सॉरी, और रेडियस R/3 है। इसका रेडियस कितना है, R/3। तो ये जो पार्ट हमने इसमें से रिमूव किया है, इसका इनर्शिया दिया हुआ है I2, और जब रिमूव नहीं किया था तो इनर्शिया दिया हुआ था I1। तो हम पहले I1 निकालेंगे और I2। तो सपोज करो कि इस मटेरियल की जो डेंसिटी है वो रो है, ठीक है। तो पहले वाले का इनर्शिया अगर हम देखें तो I1 की वैल्यू हो जाएगी mR²/2, यही होता है सिलेंडर का, mR²/2। तो m देख लें कितना होगा इसमें, m की वैल्यू कितनी जाएगी, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय πr² मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ये वॉल्यूम हो गया, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ये आ गया हमारे पास मास इसका, और रेडियस ये दिया हुआ। अब I2 देख लीजिए, जो हमने कट किया है पार्ट, जो शेडेड पार्ट है ये वाला, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए आप लिखेंगे m डैश, r इसका कितना है, R/3, तो ये R/3 का स्क्वायर कर दिया डिवाइड बाय 2। mR²/2 ही लिखा है हमने, लेकिन जो कट किया उसका मास m डैश मान लिया, उसका रेडियस R/3 था, डिवाइड बाय 2, तो mR²/2 ही हमने लिखा है यहाँ पर। ये m डैश की वैल्यू जरा देख लेते हैं यहाँ पर कितनी आएगी। m डैश की वैल्यू जाएगी, डेंसिटी तो वही होगी, रेडियस πr/3 का होल स्क्वायर हो गया ये। लेंथ कितनी है, लेंथ इसमें L/2 दी हुई है। तो सॉल्व करेंगे तो ये रो पाई R²L, ये 9 और ये 2 18 आ गया। तो एक्चुअली में जो मास आ रहा है वो m/18 आ गया। तो जो पार्ट हमने इसमें से कट किया उसका जो मास आ गया है वो m/18 आ गया, ठीक है। तो अगर इसको हम I2 यहाँ पे लिखें तो अब कितनी वैल्यू आएगी I2 की, बताइए। ये वैल्यू तो आ गई हमारे पास कितनी, m/18, ये 2 लिखा था, ये 2 भी आप लिख दीजिए, और ये कितना है m, R/9, R²/9 ये आ गया। तो ये I1 आ गया, ये I1 हमारे पास लिखा हुआ था, और ये हमारे पास I2 आ गया। इनको अगर आप डिवाइड कर देंगे, इनको अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा हमें, बताइए। इनको अगर यहाँ से हम डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा, I1/I2 तो पता करना था हमें, तो I1/I2 अगर आप लिखेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, बताइए। ये वैल्यू आ गई 1/2 mR², और यहाँ कितना आ रहा है, mR²/2, और ये हो गया 18 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो ये तो सब कैंसिल हो गया, ये 18 मल्टीप्लाइड बाय 9 इधर आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 2 हो गया, और ये 9 + 7 16, तो 162 इसका आंसर आ गया। तो इसका आंसर कितना जाता है, 162 इसका जो है आंसर आ गया। तो यही आंसर होगा हमारा इसमें 162। तो 162 बच्चों इसका आंसर आ गया। तो 162 हम लोग ये लिख दें। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। मेंस लेवल पर आप कह सकते हो कि थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडरेट था, लेकिन क्वेश्चन तो इजी था, कोई ऐसी डिफिकल्टी वाली बात नहीं थी। और देखते हैं अगला सवाल हम लोग इसमें। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन एक पहले जेईई एडवांस में आया हुआ है, उसी को इन्होंने थोड़ा चेंज करके यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, समझ के करेंगे हम लोग। पहले क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। अ यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ, एक रॉड है 12 सेंटीमीटर की, ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये वर्टिकल नहीं है बल्कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है, ठीक है ना, ऐसे रखी हुई है इस तरह से। और एक पार्टिकल इधर से आ रहा है, इसको स्ट्राइक कर रहा है, और एक पार्टिकल इधर से आ रहा है जो इसको स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आप पहले ध्यान से पढ़िए, फिर उसको हम लोग करेंगे। तो इसकी वेलोसिटी दी है v, दोनों की स्पीड देखिए सेम है v, और ये भी v दिया हुआ है। ये मास m है। ये कहाँ से, यहाँ से कितनी दूरी पर है, सेंटर से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये सेंटर है हमारा, यहाँ से 4 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से। अब देखिए इसमें डेटा ऐसा दिया है कि सेंटर ऑफ मास
चेंज नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, ये दोनों टकराएंगे, टकराने के बाद स्टक कर जाएंगे और स्टक करने के बाद ये रॉड पूरी घूम जाएगी। तो जो रॉड घूमेगी उसका एक एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा, आई ओमेगा आएगा, तो हमें ओमेगा निकालना है। और जो इनकी इनिशियल वेलोसिटी है v, इसके साथ उसको स्टेब्लिश करना है कि उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन होगा। इसका मतलब है v बाय ओमेगा की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन आप पहले ध्यान से पढ़िए और खुद करने की कोशिश करिए। कॉमन सा क्वेश्चन है, आता है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट वाइज। तो पहले हम ये देख लें कि क्योंकि ये स्टक कर जा रहे हैं, स्टक कर जा रहे हैं, इसलिए हम पहले ये देख लें कि स्टक करने के बाद सेंटर ऑफ मास में क्या चेंज होगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रॉड रोटेट करेगी अगर ये फ्री है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री है तो हमेशा अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा कैसा होता है, कम होता है। ठीक है ना। अब देखिए डेटा इन्होंने ऐसे सेट करके दिया है, तो अगर आप मोमेंट देखें इसका तो ये 2m मल्टीप्लाइड बाय 2 तो ये 4 हो गया, और इधर आप देखें तो m मल्टीप्लाइड बाय v और ये 4 हो गया। तो जो ये भी आप देखेंगे अगर वैल्यू कितनी आएगी एम वी इंटू 4, और इधर भी आ जाएगा 2m इंटू, ठीक है ना। तो जिसका जो मोमेंट है वो कैसा है, सेम है। तो इसका सेंटर ऑफ मास एक्चुअली में चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप सेंटर ऑफ मास निकालना भी चाहें फिर से तो भी आप फाइंड कर सकते हैं। इसका अगर आप फाइंड करें तो इसके कोऑर्डिनेट लिख लीजिए 0,0, इसके कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, सॉल्व करेंगे तो फिर से आपके पास जो सेंटर ऑफ मास है वो 6,0 पे आ जाएगा। अदरवाइज थोड़ा लॉजिक से भी कर सकते हैं। ये 2 और ये 2 तो कितना हो गया 4, और ये m और ये 4, तो इनका भी प्रोडक्ट कैसा हो गया 4। तो इसको हम लोग कहते हैं मोमेंट। तो मोमेंट अगर इनका सेम है, और ठीक है। अब देखिए इनका सेंस कैसा है। ये पार्टिकल तो अपोजिट डायरेक्शन में जरूर जा रहे हैं, लेकिन इसका जो सेंस है ये अगर केवल इस पॉइंट के बॉडी हिंज कर दे और यहां से अगर हम इसको हिट करें तो ये इसको ऐसे घुमा देगा, इस तरह से घुमाएगा, और ये अगर नीचे की तरफ हिट करेगा इधर से तो भी ऐसे ऐसे घुमाएगा। तो दोनों का जो सेंस है घुमाने का वो कैसा है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है। इसकी वजह से भी एंटी क्लॉकवाइज है और इसकी वजह से भी एंटी क्लॉकवाइज है। इवन जो लीनियर मोमेंटम है वो अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन एंगुलर मोमेंटम जो है वो सेम डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन का यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हर चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल वाइज। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, L इक्वल टू आई ओमेगा बस लिख देना, और कुछ नहीं करना है। अब जरा L देख लेते हैं, तो L कितना होता है, L की वैल्यू होती है एम वी इंटू आर, ये तो लिखते हैं। तो बताइए इसके लिए कितना होगा 2m इंटू वी, और r कितना है 2 सेंटीमीटर, ये दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हमने लिखा 2m इंटू वी इंटू आर 2 लिख दिया, ये हमने इसके लिए लिखा। फिर हमने आपसे कहा कि इसका भी उसी सेंस में है, इसलिए हम इसको ऐड करेंगे। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी m मल्टीप्लाइड बाई वी, और ये कितना है 4। तो ये आ गया हमारे पास एंगुलर मोमेंटम सेम सेंस में, इक्वल टू इनर्शिया। क्योंकि ये अपने सेंटर मास के अबाउट ही रोटेट कर रही है, ठीक है, लेकिन ये पार्टिकल भी इसके साथ स्टक कर गए। ये यहाँ पे 2m चिपक गया है और यहाँ पर ये m भी चिपकता हो, तो इनका भी इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट हमें लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली हमें तीन चीजों की इनर्शिया इसमें लिखने पड़ेंगे, एक रॉड का लिखना पड़ेगा, एक 2m का सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और एक m का भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो ये वैल्यू अगर हम देखें यहाँ से तो कितनी आ जाएगी, 2m पार्टिकल के लिए एम आर स्क्वायर यूज करते हैं, तो 2m आर स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास 2m आर स्क्वायर, ये हमने अभी 2m का लिखा। इसके लिए आ जाते हैं तो ये m, ये हो गया 4r स्क्वायर, प्लस रॉड के लिए होता है ml स्क्वायर बाय 12। स्टैंडर्ड इनर्शिया है m देखिए इसका कितना दिया हुआ है 20m, l स्क्वायर l 12 दिया हुआ है, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। क्या यूज करा हमने फॉर्मूला ml स्क्वायर बाय 12 रॉड के लिए। रॉड का मास 20m दिया हुआ है, अब देखिए इसमें डेटा में दिखा है, यहाँ पे सारी चीजें दिया है 20m, देखिए लिखा है ऊपर है ना 20m, और लेंथ इसकी 12 दी हुई है, और ml स्क्वायर बाय 12 हमने यहाँ पे लगा दिया, मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। तो बस अब सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी होगी 4, तो ये 8 MV आ गया हमारे पास फिलहाल। इसको आप सॉल्व करेंगे 4 और ये 2 8, और ये हो गया 16, तो ये 24m आ गया। प्लस इसको देख लेते हैं, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 240, तो ये आ गया 240m, और साथ में आ गया हमारे पास ओमेगा। सॉल्व कर लें इसको हम लोग, तो देखिए ये m कैंसिल, और 8 से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 और ये 30, तो ये आ गया 33, तो v इक्वल टू 33 ओमेगा। तो कितना आ गया हमारा v बाई 3 33, ये हमें दिया हुआ। सेकंड ऑप्शन देखिए इसमें करेक्ट है बिल्कुल, द सेकंड वन इज करेक्ट। पहला 66, दूसरा 33, फिर 32 एंड रूट
टाइम्स ऑफ 88 जो भी लिखा है गलत लिखा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारे पास v बाय ओमेगा इक्वल टू 33। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने की आदत डालिए। कैसे करेंगे, इसमें अलग अलग केस हो सकते हैं कि कोई एक स्टक कर गया, दूसरा स्टक नहीं करा, दोनों स्टक नहीं करे, दोनों टकराने के बाद रेस्ट पर आ गए, कुछ भी कंडीशन दी जा सकती है। या इनकी दूरी थोड़ी इधर उधर चेंज कर दी अगर हमने, तो इनका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो जाएगी, फिर वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा वो एडवांस लेवल की तरफ हम लोग चले जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे डेटा इजी सा दिया था जिससे हम लोग आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज यही थी, एक तो ये एंगुलर मोमेंटम का ध्यान रखिए कि इनका सेंस सेम है, वेलोसिटी अलग होने पर एंगुलर मोमेंटम सेम सेंस में हिंज के अबाउट, हिंज मतलब सेंटर ऑफ मास जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, हिंज किया नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो घूम रहा है, जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे बाद में, सेम ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी था। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इजी सा क्वेश्चन है ये तो। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m रेडियस 10 सेंटीमीटर इज केप्ट इन कांटेक्ट विद अनदर सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 10 kg। तो पहले का मास 5 kg है, दूसरे का 10 kg, पहले का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, दूसरे का रेडियस 20 सेंटीमीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है आपको, तो एक छोटा स्फीयर है और एक बड़ा स्फीयर बना लीजिए, और ये कॉमन टेंजेंट है इनकी, इसके अबाउट इनर्शिया बताना है आपको, इसके अबाउट अगर ये हो गया तो इसको हम लोग मान लेते हैं m है, ये r है, ये 2m है और ये 2r है ना। मास की वैल्यू बाद में हम 5 kg रख देंगे और रेडियस हम 10 सेंटीमीटर रख देंगे, ठीक है ना। ये वैल्यूज हम बाद में पुट कर देंगे, अभी फिलहाल ऐसे ही सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या लगाना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जरा देखते हैं यहाँ पर, इस एक्सिस के अबाउट हमें मालूम है कितना होता है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज 2/5 mr²। तो इसके अबाउट जब आप लिखोगे, ये पैरेलल में है, ठीक है ना, ये पैरेलल है एक्सिस से 2/5 mr², तो इट बिकम्स, इसके लिए अगर हम यहां से देखें तो ये आ जाएगी 2/5 mr²। तो केवल इस छोटे वाले के लिए अगर देखें तो आ गया इनर्शिया 2/5 mr², और फिर यहां से md² लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी mr²। बिल्कुल इजी सा है, ये सब आपको पता है। तो ये वैल्यू आ गई 7/5 mr²। ये वैल्यू आ गई हमारे पास छोटे वाले के लिए, I1 के लिए। अब I2 के लिए अगर हमें देखना है तो बताइए I2 कितना हो जाएगा, इसका मास कितना है, डबल, डबल लिख दीजिए, मास 2m, रेडियस कितना है डबल, तो इसको भी डबल लिख दीजिए, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 4 और ये 8, तो 8 7/5 mr², ये वैल्यू आ गई। ये तो हो जाएगा 8 7/5 mr², इसका 8 टाइम्स हो गया और उसका इतना हो गया। तो आपको बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, इन दोनों को सिंपली हम क्या कर दें, ऐड कर दीजिए। अब इनको ऐड कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी। I2 हमने निकाल लिया, I1 निकाल लिया, और इनको ऐड करना है, तो ऐड कर लेते हैं। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी देखते हैं ऐड करके। तो 7/5 mr² प्लस कितना था देख लीजिए यहाँ पर, 8 7/5 mr²। तो एक्चुअली में टोटल कितना आ गया, 9 7/5 mr², ये वैल्यू आ गई। बस सॉल्व करना है हमें, तो ये 9 लिख दीजिए, ये 7/5 लिख दीजिए, मास कितना था 5 kg और रेडियस कितना था 10 सेंटीमीटर, 0.1 इंटू 0.1 कर दीजिए, बस सॉल्व कर लीजिए। यही वैल्यू दी है हमें, देख लीजिए वहां पे, तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 63 और वो पॉइंट थे तो ये 0.63 आंसर आ गया। तो 0.63 हमारा आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, लास्ट वाला ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन जो है इसका, देखिए यहाँ से करेक्ट हो जाता है। तो आराम से ये वाला सवाल भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इसमें कॉन्सेप्ट यूज करना था। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन इसके। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m लेंथ l is suspended by the means of the two identical inextensible string as shown in figure. The tension in one is string immediate after the other is cut. तो ये कह रहे हैं ऐसे रॉड लगी हुई है हमारे पास, ऐसे रॉड है, एक थ्रेड यहाँ से लगा है, एक यहाँ से लगा है, इमीडिएट हमने ये वाला थ्रेड क्या कट कर दिया यहाँ से। जैसे आप इसे कट करोगे तो ये रॉड ऐसे घूमना शुरू कर देगी, ऐसे फॉल करेगी नीचे की तरफ, ठीक है ना। लेकिन इसमें टॉर्क क्या है, हर वक्त बदलता जा रहा है। तो इसी मोमेंट पे, जस्ट उस मोमेंट पे ही आपसे पूछा गया है, क्योंकि जो टेंशन है इमीडिएटली आफ्टर द पूछा गया है, उसी वक्त पूछा गया जैसे ही कट करेगी। इसका मतलब है कि जैसे इसको आपने इसको कट किया होगा ये रही हो हॉरिजॉन्टली रही होगी, क्योंकि टेंशन जो है वो वेरी कर रही है इसमें हमेशा। तो ये बना लीजिए, बना तो हुआ है, लेकिन ये रॉड एक्चुअली में ऐसे बनी, स्ट्रिंग ऐसे लगी है, इसमें किनारे से लगी होंगी, है ना, इस तरह से। और आप सपोज करिए कि आपने इसको कट कर दिया,
तो ये आपने जब कट कर दिया तो हमारे पास डायग्राम अब कुछ ऐसा बनेगा। देखिए अब डायग्राम कुछ ऐसा बन के रह जाएगा। इमीडिएट पूछा गया है तो ये रॉड हॉरिजॉन्टल होगी, इस एक्सिस के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट ये पूरी रॉड जो है घूम जाएगी, ऐसे ओमेगा से घूमेगी। तो यहां पर आएगा एक टेंशन टी, यहां पर आप वेट लिखेंगे इसका mg, ये तो लिखेंगे वेट लग रहा होगा mg सेंटर पे, और इस मोमेंट पर इसका एक नीचे एक्सेलरेशन होगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा। सेंटर ऑफ मास जो है इसको जब छोड़ देंगे तो नीचे जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ मूव करेगा और इस पॉइंट के अबाउट ये पूरा अल्फा से भी घूमेगा। तो इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बना दें तो कितना आ जाएगा, mg माइनस टी विल बी इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, तो हम टी निकालना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 कहां से आ गई, ट्रांसलेशन मोशन से। अब एक रोटेशन के लिए देख लेते हैं, इस पॉइंट के अबाउट देख लें, इस पॉइंट के अबाउट। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर आप देखेंगे तो हम रोटेशनल का यूज करेंगे, रोटेशन का। ये हम लोग ने ट्रांसलेशन मोशन से निकाला है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम यहाँ पे नहीं है बल्कि ये मूव कर रहा है, तो एम ए लिखा है हमने यहाँ पे। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना होगा, mgl/2, mgl/2 इक्वल टू आई अल्फा। इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रही है तो इसके अबाउट इनर्शिया ml²/3 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। ठीक है ना, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगाया हमने, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो ये एम एल कैंसिल कर दीजिए यहाँ से, ये वैल्यू अल्फा है तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इधर शिफ्ट करेंगे तो ये वैल्यू जाएगी 3g/2l, ये आ गया अल्फा। ठीक है, अब देखते हैं ये अल्फा की वैल्यू कितनी है। इधर ये ओमेगा लिख दिया हमने, ठीक है ना, किसी मोमेंट पे ओमेगा होगा इसका और साथ में अल्फा भी होगा, क्योंकि टॉर्क लग रहा है तो इस मोमेंट पे इसका ओमेगा तो इमीडिएट जीरो ही होगा, लेकिन अल्फा की वैल्यू कुछ आएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, l/2, और ये है तो a इक्वल टू आर अल्फा लिखते हैं हम लोग, r की वैल्यू यहाँ कितनी है, l/2। तो जो a की वैल्यू आएगी हमारे पास वो आ जाएगी l/2 इंटू अल्फा, अल्फा ये पुट कर दीजिए तो 3g/2l। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3g/4l। तो a की वैल्यू आ गई 3g/4l, कितना आ गई 4l। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये mg माइनस टी, इसको हम लोग इधर पुट कर देते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग इधर पुट कर लेते हैं। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू ए, तो m a की वैल्यू 3g/4l लिख दीजिए। सॉल्व कर लेंगे इसको, जिसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, mg बाहर कर दीजिए तो 1 माइनस 3/4 इक्वल टू टी आ गया। तो ये 4 माइनस 1 तो ये mg/4 आ गया। तो जो टेंशन आ रही है दैट विल इक्वल टू mg/4। तो mg/4 देखिए हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो mg/4 ही दिया हुआ है। ठीक है ना, तो mg/4 हमें जो है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है ना, ये दिया, यहाँ से आप देख लीजिए तो ये mg/4 पहला आंसर आ गया। तो आसान क्वेश्चन था, वैसे तो ये हम लोग क्लासरूम वगैरह में भी कर लेते हैं, करा लो। तो देखते हैं बच्चों ये वाला सवाल, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r1 द थिकनेस t1, द अनदर circular disc made of the same material has a radius r2 and the thickness t2. The moment of inertia of the both the disc are same. तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेम है, r1/r2 की वैल्यू हमें गिवन है 2, t1/t2 की वैल्यू 1/अल्फा, तो हमें अल्फा बताना है। तो एक जो हमें डिस्क है, डिस्क के साथ इसका रेडियस है और उसकी थिकनेस भी है। तो जो डिस्क हमने बनाई है वो डिस्क के साथ क्या है, उसकी थिकनेस भी है। यहाँ पर ये क्या है, थिक भी है, थोड़ी सी ऐसे थिक है, थोड़ी सी थिकनेस भी है। तो थिकनेस होने अलग होने की वजह से इनका वॉल्यूम भी अलग हो जाएगा, लेकिन इनर्शिया हम लोग कितना लिखते हैं, इनर्शिया तो हम लोग mr²/2 ही लिखेंगे। ठीक है ना, तो पहले वाले केस में देख लेते हैं क्या होगा। तो इनर्शिया पहले वाले केस में हो जाएगा m अगर हम लिखेंगे तो डेंसिटी लिख लेते हैं हम लोग कुछ रो, एरिया हो जाएगा पाई r1² मल्टीप्लाइड बाय t1, ये वॉल्यूम हो गया, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, तो ये हो गया हमारे पास m r², r की वैल्यू दी हुई है r1² डिवाइडेड बाय 2। समझ में आ गया, ये लिखा है मास, ये वाला जो हिस्सा लिखा है, ये वाला हिस्सा लिखा है मास, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम mr²/2। सिमिलरली I2 देख लेंगे कितना आएगा, उसमें हमें रेडियस दिया है तो ये वैल्यू जाएगी रो पाई r2², ये t2 हो गया और ये r2²/2 हो गया, ये वैल्यू आ गई। और वो ही कह रहे हैं कि दोनों के इनर्शिया जो है वो सेम है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोथ आर सेम। अगर ये सेम है तो आप बताइए कितना आएगा, ये मास लिखा है ना, मास लिखा, तो ये
रो, पाई और 2 ये सब में सेम ही है। तो देखा जाए हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, I1 की वैल्यू अगर I2 के बराबर है तो ये R1 की पावर 4 R1 की पावर 4 इंटू T1 इक्वल टू R2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय T2 आ जाएगा। अब बस वैल्यूज पुट कर दे हम लोग, काम हो गया अपना। ये वैल्यू हमें दी है आपसे T1 बाई T2, तो R1 बाय R2 की पावर 4 इक्वल टू T2 बाय T1 ये दिया, ठीक है, T2 बाय T1। तो R1 बाय R2 हमें दिया 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 हो गया 16, तो ये आ गया 16, तो ये वैल्यू आ गई T1 बाय T2, ठीक है। तो T2 बाय T1 पूछा है तो आंसर कितना आ जाएगा, अल्फा कितना आ जाएगा 1 बाय 16, तो अल्फा आ गया हमारे पास 16 आ गया। तो इस तरह से ये वाला सवाल आराम से हो जाता है। तो इजी क्वेश्चन था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। सो देखते हैं बच्चों ये वाला सवाल इजी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। इनर्शिया ही मेन हमें इसमें सब लिखने हैं और कुछ नहीं करना है। और फिर इनर्शिया लिखने के बाद टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगा देंगे। तो टॉर्क हमें पता है कितना होता है, देखिए करना कुछ नहीं है, टॉर्क हमें ऑलरेडी गिवन है, आई और अल्फा, अल्फा बताना है। टॉर्क आपको ये गिवन है, डाइन में गिवन है, और ये इनर्शिया हम लोग को बस निकालना है। इनर्शिया से इस टॉर्क को डिवाइड कर देंगे, टॉर्क और टॉर्क डिवाइड बाय आई कर देंगे तो हमें ये वैल्यू है। अब इनर्शिया निकालना है। अब देखिए ये डिस्क है, ये डिस्क एस के बनी हुई है, तो इसके अबाउट इनर्शिया, फिर यहाँ से हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, फिर सेम इसके लिए ऐसे लिखेंगे लेकिन इनका पर डिस्टेंस अलग अलग दिया हुआ है। फिर ये रॉड भी है, ये रॉड भी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं है बल्कि थोड़ी शिफ्ट है, यहाँ पे ये 10 और ये 20 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए अगर हम इस आर को, इसका जो रेडियस है आर को सपोज कर लीजिए हम 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये बाद में हम आर की वैल्यू पुट कर देंगे 10। मास आप देखिए इसका भी 600 है, इसका भी 600, मतलब रॉड का भी 600 और इसका भी, तो मास सबके 600 ही गिवन है। तो हम एक ही मास m लिख लेंगे, बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो इनर्शिया देखिए हम टोटल लिखते हैं यहाँ पर कितना होगा। पहले हम इस रॉड का इस डिस्क का लिख रहे हैं, इससे अपने एक्सेस के अबाउट, डायमेट्रिकल एक्सेस के अबाउट कितना होगा mr²/4, याद रखिएगा ऐसे रखा हुआ है, ये mr²/4 आ जाएगा। फिर हमने क्या करा, इसको इधर की तरफ शिफ्ट किया है। अगर आप ऊपर से देखेंगे ऐसे तो ऐसे दिखेगा, ये ऐसे इधर शिफ्ट किया है। कितना शिफ्ट किया है, क्योंकि r हमने 10 ही लिखा था तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, mr² लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू आ गई mr², ठीक है। फिर अब उधर आ जाते हैं, उसके लिए देखते हैं, उस वाले डिस्क के लिए, उसके लिए भी आप mr²/4 लिखेंगे प्लस m2r का स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि वो 20 सेंटीमीटर दिया है ये दूरी यहाँ से। अब हम लोग लिखेंगे रॉड के लिए, तो रॉड के लिए आप कितना लिखेंगे, रॉड अगर है तो इसके अबाउट कितना होता था ml²/12, और फिर यहाँ से शिफ्ट करा है और आपने थोड़ा सा, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। तो m तो आपने वही लिख दिया डिवाइडेड बाय 12, और लेंथ कितनी है इसकी 30 सेंटीमीटर, तो 30 को अगर r हमने 10 लिखा हुआ है तो 3r के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये 3r², ये ml² हो गया प्लस md², और d कितना है 5 सेंटीमीटर, बताइए ये सेंटर ऑफ मास रहा होगा ना मिडिल पे, ये 20 और ये तो कितना इधर शिफ्ट किया है 5 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग r/2 लिख दीजिए। बस इसको हम लोग पूरे को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको आपको क्या करना है, पूरे को सॉल्व करना है। r के टर्म्स में बाद में हम इसमें m की और r की वैल्यू जो है पुट कर देंगे। तो इनको आप जरा एक बार सॉल्व करिए, तो कितनी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 13/2, ये वैल्यू आ जाएगी 13/2 mr², 13/2 mr²। फिर m की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 600 ग्राम, ऐसा इसी यूनिट में रखिए, चेंज मत करिए, क्योंकि ये भी हमें CGS यूनिट में ही दिया हुआ है, तो ग्राम और सेंटीमीटर में ही इसको भी कर दीजिए, चेंज मत करिए। और r की वैल्यू हमें 10 सेंटीमीटर पुट करनी है, इसको आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, कितनी आएगी लगभग, ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास 39 इंटू 10 की पावर 4। तो सॉल्व करेंगे तो 39 इंटू 10 की पावर 4 आ जाएगा। तो ये इनर्शिया आ गया, इसको आप इसे डिवाइड कर देंगे तो 43, इसको अगर आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे 43 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय आई की वैल्यू ये पुट कर दीजिए 39 इंटू 10 की पावर 4, तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है 11 के आसपास आ जाता है। तो ये पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, अप्रोक्सीमेटेड आता है, तो इसी तरह से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में लिख लीजिए, वरना चाहें तो आप वैल्यूज भी पुट करते रहिए और सॉल्व करते रहिए, तो आराम से सवाल हो जाता है। सो देखते हैं ये वाला सवाल, इजी सा है क्वेश्चन। A solid sphere of radius 10 cm is rotating about an axis which is at a distance of 15 cm। तो एक सॉलिड स्फीयर है और इस एक्सिस के अबाउट, ये कोई एक्सिस हमें दिया है, यहाँ से इसकी दूरी 15 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है ना, और ये खुद सॉलिड स्फीयर है।
तो इसका एक तो अपनी एक्सिस के अबाउट, खुद की एक्सिस के अबाउट भी कुछ क्या होगा, इनर्शिया होगा, इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया होगा, है ना। ये वैल्यू कितनी होती है हमें मालूम है, कितना होता है इसके अबाउट 2/5 mr²। फिर आपने लगा दिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसके अबाउट निकालेंगे आप, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से d, ठीक है ना। तो जो टोटल इनर्शिया आ जाएगा वो आ जाएगा 2/5 mr² प्लस md², है ना। ये d यहाँ पे 15 सेंटीमीटर दिया है, r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दी हुई है। सॉल्व कर लेंगे इसको, और इसको हमें किसके बराबर करना है, m² के रेडियस ऑफ जायरेशन। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2/5 mr² प्लस md², m से m ये सारे कैंसिल हो गए, तो k² की वैल्यू 2/5 r की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो ये 100 हो गया, प्लस d की वैल्यू कितनी है, d कहाँ गया, d की वैल्यू हमें गिवन है डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 20, तो ये आ गया 40 प्लस 225, तो यू विल गेट 265। तो 265 का रूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, रूट n आपको दिया हुआ है, n की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो n कितना आ गया, n की वैल्यू आ गई हमारे पास, व्हाट इज n, n इक्वल टू 265, तो ये आंसर आ गया। तो इस तरह से वाला सवाल आराम से। तो बच्चों देखते हैं ये वाला सवाल, ये उसी तरह का है जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चंस कुछ किए थे पहले से। द टू मासेस 400 ग्राम 350 ग्राम आर सस्पेंडेड, तो ये ग्राम में लिखा हुआ है ना, ये g की वैल्यू 9.8 अलग है, ये ग्राम गिवन है, तो ये हमें ऐसे दिया हुआ है, एक मास यहाँ पे लगा हुआ है कितना 400 ग्राम का, 400 लिख दीजिए ग्राम, और यहाँ पे दूसरा मास लगा हुआ है कितना 350 ग्राम का, ठीक है 350 ग्राम का। तो आप चाहें तो इसको m1 लिख लीजिए और इसको m2 लिख लीजिए, और ये यहाँ पे पुली लगी हुई है, पुली के बारे में भी हमें दिया हुआ है, लाइट स्ट्रिंग पासिंग थ्रू द पुली ऑफ रेडियस r 2 सेंटीमीटर, रेडियस इसका 2 सेंटीमीटर हमें गिवन है। अब ये कह रहे हैं यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो मास है वो 81 सेंटीमीटर फॉल कर जाता है 9 सेकंड्स में। हमें एक्चुअली में इसका इनर्शिया तो पता नहीं है, इनर्शिया ही हमें रोड फाइंड करना है। तो यहाँ से जब इसको छोड़ा होगा तो ये 400 वाला वेट जो है वो नीचे फॉल करेगा, और इसमें ये डेटा हमें दिया हुआ है, और ये हमें मालूम है कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है, इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ लगा देंगे। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, तो विल गेट द एक्सेलरेशन, ये किस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा, ये किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा, ये पता लग जाएगा। तो यू आर यूजिंग एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है ना। एस हमें गिवन है 81 सेंटीमीटर, ये 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू आप जी की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये पॉइंट लिख दीजिए, पॉइंट सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, 9 सेकेंड, तो ये 18 आ गया, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये तो यहाँ से कैंसिल हो गया, हमारे पास 5 आ गया, ये आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू ए की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, हमारे पास यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, बस अब एक्सेलरेशन आ गया, अब इसके फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग जैसे बनाते थे बस वो बना लीजिए और सॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं करना आपको। तो यहाँ पे मान लीजिए टेंशन कुछ T2 है, यहाँ पे टेंशन मान लीजिए T1 है, ये उल्टा मान लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना, उल्टा, जिसको हमने M1 लिखा है उसका T1 लिख लेंगे, जिसका M2 लिखा है उसके लिए T2 लिख लेंगे, ठीक है, थोड़ा याद करना आसान रहेगा। तो बताइए ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो 400 ग्राम, ग्राम में लिखा है, माइनस T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 400, ये जी वैसे लिख दीजिए 400 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय ए लिख दीजिए, ए की वैल्यू ऑलरेडी नोन है, ठीक है ना। दूसरे केस में आप क्या लिखेंगे, ये ऊपर जा रहा है, तो T2 माइनस 350 ग्राम इक्वल टू 350 मल्टीप्लाइड बाय ए लिख दीजिए, ये कर देंगे हम लोग, जी से मल्टीप्लाई कर रहा है 400 ग्राम लिखा। फिर आप इस पुली के लिए अगर देखेंगे, पुली के लिए देखेंगे तो पुली में टेंशन इधर T1 लग रहा है और इधर की तरफ ये T2 लग रहा है, और ये अल्फा से घूम रही है, अल्फा की वैल्यू a बाय आर होगी। तो आप इसमें अगर देखेंगे तो हम लोग लिखेंगे T1 माइनस T2 टाइम्स ऑफ आर इक्वल टू आई अल्फा, और अल्फा की वैल्यू a बाय आर। तो ये क्वेश्चन 1, 2 और 3 आ गई। आर हमें गिवन है, आपको आई की वैल्यू देखिए बस फाइंड कर दी है। क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए सिंपली, तो T1 से T2 कैंसिल हो जाएगा, इनको आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, कुछ और नहीं करना है, फिर वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाता है आंसर, देख लीजिए आप यहाँ से, ठीक है ना। इन इक्वेशंस को बस क्या करना है आपको, सॉल्व कर लेना, और कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इनको ऐड करेंगे तो ये 400 G माइनस 350 G, ठीक है ना, ग्राम G मतलब 9.8 है ना, चेंज करने के बाद लिख देंगे आप यहाँ पर,
ये T1 T2 सब कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये R आप इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये R स्क्वायर हो जाएगा। इस साइड आप देखेंगे तो ये 400A प्लस 350A प्लस IA बाय R स्क्वायर, ये करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। जी की वैल्यू 9.8 और ये इसको कन्वर्ट कर लेंगे 0.35 हो जाएगा, केजी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। सब सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर मिलेगा देखते हैं हम लोग। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 9.5 इंटू 10 की पावर -3। बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। कॉन्सेप्ट देखिए इसमें इतना ही यूज करना है हमें के, और कुछ नहीं करना है। कॉन्सेप्ट हमें क्या यूज करना है, इतना ही यूज करना है और कुछ नहीं करना जो हमें यहाँ पे मेंशन है। तो इसी से काम चल जाएगा हमारा, हो जाएगा। बस वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ये सब वैल्यू 400 ग्राम तो 0.4 हो जाएगा, 350 ग्राम 0.3 हो जाएगा, जी की वैल्यू 9.8, यूनिट का ध्यान रखिएगा। यू विल गेट द आंसर, आपको आंसर ये मिल जाएगा। तो आई थिंक आगे समझ में आया क्वेश्चन, कोई दिक्कत इसमें। तो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आप देखें तो इस तरह का सेम क्वेश्चन हम लोग ने पहले भी किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। ये तो किसी दूसरे पेपर में था, मतलब किसी और टाइम पर आया था, लेकिन ये डेटा ही बस इधर उधर चेंज किया गया, बाकी सारी चीजें आराम से वो हो जाएंगी आपके पास, ठीक है ना। वो पुली कनेक्टेड थी, रॉड माउंटेड इन अ वर्टिकल प्लेन, रोटेट 2 मीटर रिलीज्ड। तो जो इसमें हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया था वहां से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो करिएगा, एक बार आप भी करिएगा, इसको देखिएगा। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है इसलिए हम इसको आपके भरोसे छोड़ दे रहे हैं। तो इतने क्वेश्चंस देखिए इसके आए हुए थे। ये क्वेश्चंस आपने ध्यान से लगा लिए, इसके फॉर्मूले लिख लीजिए शॉर्ट नोट के फॉर्म में, और कुछ कोई भी 1 साल का पेपर या 1-2 साल के और थोड़े से क्वेश्चंस लगा लीजिए। अगला जो पेपर होने वाला है सारे क्वेश्चन से हो जाएंगे, इससे डरने की आपको कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए या हमें कुछ कमेंट करके बता दीजिए। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है वो डेफिनेटली आपकी सॉल्व की जाएगी। इस प्लेटफॉर्म पे सारे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे एकेडमिकली, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड गुड बाय।